गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज कक्षा 7वीं का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। पहले वाले हम लोगों ने लेसन में क्या पढ़ा था? भाषा और क्या पढ़ा था? व्याकरण। अभी भाषा और व्याकरण में किस तरीके से आप लोगों ने समझा था कि पहले किससे क्या बनते, शब्द फिर वाक्य फिर भाषा, उसके हिसाब से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं ना, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट होते। उसी प्रकार हम मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था ना वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम लोगों ने किस तरीके से हम लोग को बताया था कि भाषा का निर्माण ध्वनि से होता है। ये छोटा होता है मगर बहुत शक्ति होता है। ये जो ध्वनियाँ मुख से निकलती है, जो ध्वनियाँ मुख से निकलती है उसका मूल रूप मौखिक होता है। जो अब स्वाभाविक है, हम जो भी बोल रहे हैं मुंह से बोल रहे हैं तो वो मौखिक ही कहलाएगा, लिखते तो नहीं है ना। हम जो भी बोल रहे हैं वो मौखिक ही कहलाएगा, मौखिक रूप में ही वो मूल रूप मौखिक है। ध्वनि जब संकेतों में लिखी जाती है तो वर्ण कहलाती है। जब हम उसको संकेत में बताते हैं तो वो वर्ण कहलाती, मैंने बताया था। लिखित भाषा का मूल स्रोत भी वर्ण है। तो वर्णों के परिवार को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जो पूरा परिवार बनता है ना उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो उसके दो भेद होते, दो वर्णों में बांटा गया हुआ है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर में कौन कौन से हो जाते हैं? अ इ उ रू ए ऐ ओ औ, ये है स्वर। वेरी गुड। अब उसके बाद में जो आ है वो अयोग्य वा है। मैंने उस दिन लिखवाया था, बताया था आ है अयोग्य वा है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आ का प्रयोग, जो अंग्रेजी में आप लोग ज़्यादा अंग्रेजी शब्द भाषा के संपर्क में आने से हिंदी में अंग्रेजी में अनेक शब्द आ गए हैं। उनको शुद्ध रूप कर लिखने के लिए और शब्द ध्वनि में भी हम प्रयोग करते हैं। तो स्वर के भेद में हम लोगों ने पढ़ा था 3 भेद। कौन कौन से? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। हास्य स्वर में कम समय लगता है, जो भी हम बोलते हैं उच्चारण करते हैं उसमें कम समय लगता है। कम समय में हम लोगों ने क्या किया? अ इ उ रू, ये सिर्फ 4 जो शब्द होते हैं वो हम लोग हास्य स्वर। दीर्घ स्वर में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे आ ई उ, है ना, ए ऐ ओ औ, उसमें दुगना समय लगा। उसके बाद विलुप्त स्वर में क्या हो जाता है? विलुप्त स्वर में 3 गुना हो जाता है। हास्य स्वर से दीर्घ स्वर का दुगना, दुगना से उसके बाद में विलुप्त स्वर में 3 गुना हो जाता है। जैसे ओम, हम जब बोलते हैं ना ओम, भगवान को स्मरण भी करते हैं या तो किसी मंदिर में जाके ओम बोलते हैं, वो विलुप्त स्वर, वो जो 3 गुना उसमें ध्वनि प्रतीत होती है। तो स्वरों के रूप में हम लोगों ने मूल रूप में क्या किया था? जो मूल रूप में हम लोगों ने बताया था, जो स्वतंत्र रूप में होते हुए भी मूल रूप में हम लोग को बताते हैं वो अपने मूल रूप में ही रहता है, स्वतंत्र होने के बाद में भी। जो स्वर का प्रयोग जब वर्णों शब्दों में, जब स्वरों का प्रयोग शब्दों में स्वतंत्र रूप में करते हुए भी मूल रूप में होता है उसे हम मूल स्वर का मूल रूप कहते हैं। जैसे आओ, इधर, उधर, मैंने लिखाया था, आप लोगों को बताया था, ठीक है। अभी मात्रा रूप स्वरों का मेल जब व्यंजन के साथ होता है, स्वर और व्यंजन का जब मेल हो जाता है, एक साथ लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, तब स्वरों का रूप बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है, जिसे मात्रा रूप कहते हैं। उसे हम स्वर नहीं बोल सकते हैं, वो मात्रा रूप में तब्दील हो जाता है, जिसे हम मात्रा रूप कहते हैं। जैसे म, हलन, धन, ए, र, धन, आ, तो मेरा, मैंने उस दिन बताया था ना। ठीक, वेरी गुड। अब इसी तरीके से मूल रूप और मात्रा रूप में अगर आप लोगों को लिखना होगा तो आप लोग के बुक में समझना होगा, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अभी व्यंजन, आज हम लोगों ने व्यंजन का करा। अभी तक मैंने स्वर वर्णमाला का वर्ण और स्वर के बारे में बताया था। अभी व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण करने से मुख मतलब मुंह से निकलने वाली हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। जब स्वर होता है स्वतंत्र होता है, फिर भी अपने मूल रूप में रहता है, मगर व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण करने से मुख से निकलने वाली हवा, जो हम बात करते हैं स्वाभाविक है, वो तो हवा निकलती है, नेचुरल है, वो हवा निकलती है। तो फिर से बताइए बेटा, जिन वर्णों के उच्चारण करने से मुख से
थोड़ा रुकावट के साथ बाहर निकलती है, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर पर आश्रित रहता है, मतलब आधारित रहता है, उसके पर डिपेंड रहता है, या जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखो आप लोग तीन लोग इसमें तीन परिभाषा है, आप लोग कोई सा भी, जिन वर्णों के उच्चारण करने से मुख से निकलने वाली हवा रुकावट के साथ निकलती है उसे व्यंजन कहते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर पर आश्रित रहता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, या जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। आप कोई सा भी यहाँ से लेके यहाँ तक वाला लर्न कर लो, ठीक है, या यहाँ से लेके यहाँ तक वाला लर्न कर लो, या यहाँ से लेके ये वाला आप लोग लर्न कर सकते हो। इसमें तीन है, तीनों करोगे तो बहुत अच्छा है, पूरा का पूरा इतना बड़ा हो जाएगा। पहले जैसे हो जाएगा समझ में स्टार्ट होगा, जिन वर्णों के उच्चारण करने से मुख से निकलने वाली हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, या अगर आपको लर्न करना है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर पर आश्रित रहता है या डिपेंड रहता है, या उसके पर उसी की सहायता से ही वो हम लोग बोलते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं, या जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ ण च छ ज त ट ठ ड़ ण त थ ध ध न प फ भ भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ, ये पूरे व्यंजन हो गए, ये व्यंजन की परिभाषा है और उसके उदाहरण है। वैसे ही क धन अ क, ख धन अ क, और यहाँ दंत लगाना है तो वो ख, इस तरीके से व्यंजन का हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। अभी अनुस्वार, इसी के अंतर्गत आता है अनुस्वार, ये व्यंजन का हुआ ना। अभी अनुस्वार में आप कैसे करोगे, अनुस्वार में आपको यहाँ पे उसका अनुस्वार ये हो जाएगा अनुस्वार, ये हो जाएगा अनुस्वार। वर्ण में सिरोरेखा के ऊपर लगने वाली सिरोरेखा, यहाँ पे जो सिर की ऊपर रेखा होती है ना, इसको सिरोरेखा बोलते हैं। सिर हम कुछ भी लिखते समय देखो अनुस्वार लिखे उसके ऊपर ये सिरोरेखा, इसको सिरोरेखा बोला जाता है। जो वर्ण के में सिरोरेखा के ऊपर लगने वाली बिंदु, ये बिंदु को क्या बोला जाता है, अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, इन्हें भी व्यंजन वर्णमाला माना जाता है। जैसे अंगूर, लंगूर, देखो नाक तक उसकी आवाज हो रहा है, ठीक है, अंगूर, लंगूर, कंस, हंस, वंश, है ना, उसका नाक से हो जाता है। फिर यहाँ पे जो वर्ण के सिरोरेखा के ऊपर में जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग, यहाँ पे आ जाएगा विसर्ग, विसर्ग में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप लोग चिन्ह कभी पहचान पेपर में आ सकता है, कभी भी पूछा जाता है। वर्ण के बाद लगने वाली बिंदु, कोई भी आप जब पढ़ते हैं लिखते हैं उसके बाद लगने वाली बिंदु को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण अ के समान होता है, जैसे प्रातः, अतः, नमः, है ना, ये हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा। अनुशासन, अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। का चिन्ह चंद्र बिंदु, हम अक्सर चंद्र बिंदु ही बोला जाता है, कुछ भी लिखने से पहले आ में चंद्र बिंदु लगा के ख लिखो, आँख हो गया बोलते हैं ना, तो अनुनासिक के बदले हम इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, चंद्र बिंदु भी इसे हम कहते हैं, ठीक है, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर होता है तथा इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे आँख, उंगली, है ना, मुंह, चांद, ये सब। हिंदी के विकसित ध्वनियाँ, हिंदी ने कुछ नई ध्वनियों का भी उपयोग किया है, विकास किया है या उसका डेवलप किया है। जैसे ढ, ध हिंदी की विकसित ध्वनियाँ हैं, ये हिंदी की विकसित ध्वनियाँ है, इसे भी हम
वर्णमाला के तौर पे ही हम उसको काउंट करते हैं। विदेशी ध्वनियाँ, जो विदेशी ध्वनियाँ मतलब जो बाहर देशों से, हिंदी ने कुछ विदेशी ध्वनियों को भी ग्रहण किया है। जो बाहर की दुनिया के हैं, कुछ विदेशी लोग हैं, उनका भी हम लोग कुछ ग्रहण किए। देखो बच्चों, अगर आपको कुछ शिक्षा के प्रति लगाव या शिक्षा से संबंधित कुछ भी जानकारी, रोचक जानकारी या ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। वैसे हमारे देश वाले भी क्या कर रहे हैं, जब विदेशों से कुछ आ रहा है तो हम लोगों ने उसका भी ग्रहण किया है, हम लोगों ने अपनाया है। ये ध्वनियाँ हिंदी में उर्दू के माध्यम से आई है और मूलतः अरबी और फारसी की है। अरबी और फारसी और उर्दू का भी हम लोगों ने इसमें को ग्रहण किया। इन ध्वनियों का प्रयोग ऐसे विदेशी शब्दों के लेखन में किया जाता है जो हिंदी में अरबी अथवा फारसी से आए हुए हैं। जैसे कागज, अगर हम यहाँ पे कागज लिख रहे हैं तो यहाँ पे बिंदु लगाया जाता है, ठीक है। कागज, यहाँ पे यह उदाहरण है। बुखार, बेगम, फकीर आदि उपयुक्त शब्दों में ज और फ के नीचे लगने वाला नुक्ता इन ध्वनियों का सूचक है। उसे नुक्ता भी कहते हैं, उनका सूचक है। हिंदी भाषा ने उर्दू से आए हुए ऐसे विदेशी शब्दों को अपने स्वभाव से ढालकर अब ज और फ को छोड़कर शेष के नीचे नुक्ता लगाना बंद कर दिया गया है। फिर भी कुछ विद्वान इन्हें इनके मूल रूप में ही लिखते हैं, जो उनका मूल रूप है उसी में कुछ विद्वान लोग लिखते हैं, मगर कुछ लोगों ने उसे छोड़ दिया है। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर न होने पर दोनों स्वतंत्र संयुक्त हो जाते हैं। कोई भी दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर न होने पर दोनों व्यंजन संयुक्त हो जाते हैं, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, य, छ संयुक्त व्यंजन है और इन्हें हिंदी में वर्णमाला में अंत में लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा छ, त्र, य और छ। इसका दो से मिले हुए हैं। दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर न आने के बाद यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क धन श, तो क्या हो जाएगा ये छ आ जाएगा, ठीक है। अब त्र करने के लिए त धन र तो आ जाएगा त्र। अब ज्ञा करने के लिए क्या हम लोगों ने करा है, ज्ञा करने के लिए ज धन तो हो जाएगा ज्ञ। अब उसके बाद में श, शक्कर का श, धन र तो हो जाएगा छ। ये हो जाएगा आप लोगों का संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन डॉक्टर, 15 राजेंद्र तथा राष्ट्रपति में सुर्खियों में छपे वर्ण भी संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, जो बीच में लिखा रहता है या तो जो स्वतंत्र होता है, कौन सा, हाँ, स्वर न स्वतंत्र होने पर भी व्यंजन संयुक्त होता है, वो संयुक्त अक्षर कहते हैं। पाई वाले वर्ण मतलब पाई वाले वर्ण को संयुक्त करने के लिए पाई हटा देते हैं। जैसे कल्याण, मयान, मुस्कान आदि में ल, म और श की पाई हटाकर संयुक्त किया जाता है। मैं उदाहरण भी बता रही हूँ, तो जिसके पास बुक है उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और नहीं है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। झुंटीदार वर्ण को संयुक्त करने के लिए वर्ण के नीचे ह चिन्ह लगा देते हैं, जैसे गद्दी, चिट्ठी, खट्टा आदि, इसमें भी उसको हर चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे वर्णों को संयुक्त करने के लिए दूसरा ढंग भी है, दूसरी तरीका भी है, जैसे गद्दी। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पाई लगाने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, सब यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है गद्दी, है ना, तो हम लोगों भी दूसरे तरीके
केंद्रीय हिंदी नेशनल भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक वर्तनियों के अनुसार अनुरूप में नहीं है। ये जो कुछ है ना वो मानव के में वर्तनी के रूप में नहीं बताया गया है। अब पंचम वर्ण के पंचम वर्ण को संयुक्त करने के लिए इन्हें अनुस्वार में बदल देते हैं। जैसे पंचांग में पंकज, झंडा से झंडा। आप यहाँ पे झंडा लिखे, जैसे आप ऐसे लिखे हो, आप उसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ गंगा। ये कुछ उदाहरण है जो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। र का संयोग हो गया। र का संयोग अन्य व्यंजनों के साथ निकालकर प्रकार से निम्नलिखित प्रकार से भी होता है। व्यंजन से पहले रा का प्रयोग होने पर उन्हें व्यंजन के रूप में लगाते हैं, जैसे मर्म, धर्म, शर्म, नर्म। ये सब भी आप लोग उसमें लिख सकते हैं। यदि र व्यंजन के बाद आता है तो वह पाई वाले व्यंजन में नीचे जुड़ता है। अगर र व्यंजन के तौर पे आता है तो वह पाई वाले व्यंजन के नीचे जुड़ता है, जैसे भ्रम, चक्र, वक्र, शक्र आदि। यदि राका में कुंडीदार व्यंजन ट वर्ग के साथ होता है तो व्यंजन के नीचे वह इसका उपयोग हम इसके रूप में कर देते हैं। जैसे राष्ट्र, ड्रम, ट्रेन, राष्ट्रपति, राष्ट्रभाषा, ये हम उसके तौर पे लिख सकते हैं। श धन र के मेल में श बनता है, जैसे श्रेष्ठ, श्रमिक, श्रे, श्री आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें आपका उसमें प्रयोग हम अलग अलग तौर पे भी कर सकते हैं। तो व्यंजन के भेद में अल्प प्राण और महाप्राण, ये दो है जो हम बता रही हूँ मैं। जिन वर्ण व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क, घ, ण, तो क वर्ग, च, छ, ज, यहाँ च वर्ग, ट, ठ, ड़, त वर्ग, त, द, न, त वर्ग, प, ब, म, प वर्ग, य, र, ल, व, ड़। ये कुछ है जो अल्प प्राण के तौर पे हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। महाप्राण मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। अल्प प्राण में कम हवा निकलती है, इसमें मुख से ज़्यादा हवा निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ। आप बोलते जाओगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोग खुद उसका एग्जाम्पल खुद अपने आप को दो, अपने आप को बोलो कि हम लोग इस तरीके से बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ ऐसे आ रही है, तो आप लोग को और अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे वर्ण भेद में आप लोग को किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ये जैसे कमल, लता, मित्र, अध्यापक, ये कुछ है यहाँ पे, जैसे आप लोग उसको वर्ण विच्छेद लिख सकते हैं। अभी जैसे कमल में ये कमल है, उसका वर्ण विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद मतलब उसको अलग अलग करना है। तो आप लोग इसको क्या करोगे, धन अ, धन म, धन अ, धन ल, धन आ। ये आप लोगों को वर्ण विच्छेद आप लोग कर लिए हो, तो इसका पूरा का क्या हो जाएगा, कमल। आप इसमें मात्रा भी लगा के लिख सकते हो या समझ सकते हो। तो बच्चों आज हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में से वर्ण विचार का हम लोगों ने पूरा आज कंप्लीट किया। अगले वाले हम लोग लेसन को अगले वीडियो में बताएंगे।